नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर राजमहल में राज्यसभा बुलाई गई थी, जिसमें अब शीला और दमयंती के दोनों भी पेश थी और साथ के साथ महेंद्र भी। यहाँ पर अब मुद्दा उठता है कि दमयंती को लतिका की कस्टडी चाहिए। इसलिए जब वो दोनों ऐसे कह रही थी तब अब उनमें से अब शीला यहाँ पर कविनालिशा से कहती है कि एक लड़की है जिसने अपने एक बेटे को तो ज़मीन में गाड़ दिया था, जबकि दूसरे बेटे को उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया था। और एक तुम हो जो कि किसी ऐसी बच्ची को पाल रही हो जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। शीला और दमयंती ये कहती हैं कि तभी अनिका को गुस्सा आता है और अब वो सीधा ही फर्स्ट फ्लोर से जंप कर जाती है। इधर जैसे ही अब वो वहाँ पर जंप करती है तो सभी की एकदम से ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं और अब शीला और दमयंती तो ब्लैक कैट को वहाँ पर अपनी आंखों के सामने अब वो रिक्वेस्ट करने लगती है, हमें बचाइए, हमें बचाइए। इधर शीला और दमयंती की आंखों में ब्लैक कैट के लिए इतना डर था कि वो साफ साफ उनके चेहरे पर और उनकी आवाज़ में दिखाई दे रहा था, क्योंकि ब्लैक कैट ने कुछ समय पहले उन दोनों की हड्डियों की जो हालत की थी वो अब तक वो भूली नहीं थी। इसलिए अब वो दोनों ही उसको वहाँ पर देखकर डर रही थी। इधर अब उन दोनों के चेहरे पर इस तरह से डर देखकर अब कविनालिशा को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन कविनालिशा जानती थी कि राज्यसभा में वो ब्लैक कैट को ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकती है, क्योंकि ये फिर इस राज्यसभा के नियमों के खिलाफ होगा। इसलिए वो यहाँ पर ब्लैक कैट को उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की परमिशन नहीं दे सकती थी। हालांकि उसका मन तो बहुत था, लेकिन एक रानी की पद की गरिमा उन्हें अच्छे से पता थी। इसलिए अब वो ब्लैक कैट से कहती है, अगर आप इन दोनों का इंटेरोगेशन करना चाहती हैं तो हमें मंजूर है, क्योंकि हम आपको इनका बस इंटेरोगेशन करने की मंजूरी दे सकते हैं। कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका अपनी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करती है और वो अब उसे थोड़ा सा बदल कर कहती है, थैंक यू रानी साहिबा, मैं इन दोनों का इंटेरोगेशन ही करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इस बात पर अब कविनालिशा अब कैप्टन सुजैन की तरफ देखती है और अब उनसे कहती है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऑफिसर इस बात पर कि ब्लैक कैट इनका इंटेरोगेशन करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों आपकी कैदी हैं, तो कहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अभी ही बता दीजिए। अब यहाँ पर कविनालिशा की इस बात को सुनकर अब कैप्टन सुजैन कहते हैं, नहीं रानी साहिबा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ब्लैक कैट ये सब करना चाहती है तो एज हर विश, क्योंकि ब्लैक कैट अगर ऐसा कुछ कर भी रही है तो उसमें भी वो हमारी ही मदद करना चाहती है। तो इसके बाद अब वो ब्लैक कैट को देख कर कहते हैं, ब्लैक कैट, आपको इन दोनों से जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है आप निकाल सकती हैं। हमारी तरफ से भी आपकी कोई भी बाधा नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इन दोनों से जो भी इंफॉर्मेशन लेंगी आप उसे हमें ज़रूर देंगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हो ना हो हमारे लिए भी ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकती है। कैप्टन सुजैन की इस बात पर अब ब्लैक कैट हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कैप्टन सुजैन कहते हैं, रानी साहिबा, लेकिन प्रिंसेस लतिका की कस्टडी का क्या? जो फैक्ट इन दोनों ने दिए हैं वो गलत तो नहीं है ना, क्योंकि वो सब तो हमारी आंखों के सामने ही हैं और अगर देखा जाए तो वो इनकी ग्रैंड डॉटर भी है। कैप्टन सुजैन की इस बात पर अब कविनालिशा कुछ देर तक तो चुप बैठती है, लेकिन अब वो जो अपना जवाब देते हुए कहती है, हम आपको सच बताते हैं, क्योंकि जिस लड़की की बात यहाँ पर इन्होंने की थी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उसने अपने बेटों के साथ, अगर सच बताऊं तो वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है,
आप झूठ बोल रही हैं रानी साहिबा। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप रोहित मारवा से भी पूछ सकती हैं, क्योंकि रोहित मारवा तो उसके जीते जागते सबूत हैं कि उन्हें उनका बेटा कहाँ पर मिला था। जब आप रोहित मारवा से ये पूछेंगी तो वो आपको सच सच बता देंगे। शीला की ये बात सुनते ही अब कवि नालिशा उस शीला की तरफ देखती है। हालांकि उन्हें अभी उसके ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हर चीज में आगे से आगे बोल रही थी। लेकिन अब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब यहाँ पर कवि नालिशा ने कहा, उन्होंने हमें पहले से ही सब कुछ बताया है, इसलिए हमें उनसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, उन्होंने हमें ये भी बताया है कि उन्हें लतिका कहाँ पर मिली थी। इसलिए आप अभी हमें मत बताइए कि कौन कहाँ पर मिला था और कौन कहाँ नहीं, क्योंकि हमें लतिका की कंडीशन के बारे में भी अच्छी तरह से पता है। कवि नालिशा की ये बात सुनकर तो अब शीला और दमयंती का मुंह एकदम से ही बंद हो गया था, क्योंकि ये बात तो वो दोनों भी जानती थी कि दमयंती की बेटी ने लतिका को एक डस्टबिन में डाल दिया था डिलीवरी के बाद। तो ये इन दोनों के लिए भी एक शर्मनाक बात थी, क्योंकि अगर कवि नालिशा यहाँ पर इजलास सभा में ये सब कहती तो उनका दावा यहीं के यहीं झूठा हो जाता। और अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब ऐसा कौन सा दांव चले कि जिससे या तो वो लतिका की कस्टडी को ले ले या फिर उनकी पनिशमेंट कम हो जाए। कुछ देर तक ऐसे ही अपना दिमाग लगाने के बाद, कुछ सोचने के बाद अब दमयंती कहती है, हाँ रानी साहिबा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। इवन मुझसे ही नहीं, इवन मेरी बेटी से भी एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। दमयंती देवी की इस बात पर अब कवि नालिशा अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हैं और अब वो अपनी तेज आवाज में कहती हैं, शीला जी ने अभी जो कहानी सुनाई थी ना एक लड़की के बारे में, उस कहानी में इन्होंने जिस लड़की को गुनहगार अभी बताया था, एक्चुअल में वो लड़की कोई गुनहगार नहीं बल्कि वो लड़की एक विक्टिम थी। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले आप सोच लीजिए। और ये बात तो तुम दोनों भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी कि वो लड़की कौन है। और जो कल्प्रिट है वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिसने भी उस बच्चे को दफनाने का काम किया था वो अब मर चुका है। और जिसने ये काम उससे करवाया था उन्हें सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप को है, मुझे नहीं। इसलिए ये किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ काम है। इसलिए किसी की निजी जिंदगी से के जुड़े हुए तथ्यों में हमें नहीं लगता कि इस टॉपिक पर अब राज्यसभा में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये उनके आपस का मामला है। इसलिए अब इस राज्यसभा में फिर से ऐसी कोई भी बात ना उठाई जाए। कवि नालिशा की इस बात पर अब सारे ही रॉयल फैमिली मेंबर अब कवि नालिशा की बात पर एकदम से ही सहमत थे, क्योंकि कवि नालिशा कह भी तो ठीक ही रही थी, क्योंकि ये फैसला रोहित और अनिका का था कि वो अपने बच्चों के कल्प्रिट को क्या सजा दें, ये उनका ही फैसला होना था। इधर कवि नालिशा की इस बात को सुनकर अब सभी के सभी वहां पर रॉयल गेस्ट अब उनकी तारीफ करने लगते हैं। अब ये सब सुनकर अब महेंद्र अब कहता है कि भांजी, महेंद्र ने बस इतना ही कहा था कि उससे पहले ही आलिशा अब उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। अब ये सुनते ही कवि नालिशा को इतना गुस्सा आया था कि उनका बस चलता तो वो अभी सारे ही लिहाज भूलकर अभी उनके जबड़े पर अपना एक जोर का पंच लगाए, लेकिन वो अभी मजबूर थी, इसलिए वो उनकी तरफ देखती है और वो अब अपनी बात को देखने लगती है। इधर कवि नालिशा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब महेंद्र अपनी बात को बदलते हैं और अब वो कहते हैं, रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं गद्दारी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब कवि नालिशा उन्हें कहती है कि लगता है आपके लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने आपको ब्लैक कैट के हवाले नहीं किया है, क्योंकि ये तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है कि इन दोनों ही औरतों का इंटेरोगेशन अब ब्लैक कैट करेगी। और अगर अब तुम भी यही चाहते हो तो फिर यही सही, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला शायद तुम्हें मंजूर नहीं है,
खैर अगर तुम भी यही चाहते हो तो मुझे अभी के अभी बता दो। अब कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब महेंद्र अपने हाथ जोड़ते हुए अब अपने सिर को ना में हिलाने लग जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 नहीं करवाना अपना इंटेरोगेशन। और लेकिन अब महेंद्र की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, तो बस तुम इसी में खुश रहो कि हमने तुम्हें इनके हवाले नहीं किया। खैर आपको अभी रॉयल प्रिजन में डाला जा रहा है। जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि आप जेन्युइनली सुधर गए हैं तब तक आप बाहर नहीं आ सकते हैं और ये आपकी सजा है। कविन आलिशा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, हाँ ये देख लिया हमें आपको कि आपने कितना अच्छा फैसला किया है। आपने हमें तो सजा दे दी है, लेकिन उस राजीव का क्या? क्योंकि राजीव गुलेरिया के बारे में तो आपने कुछ भी नहीं कहा। हाँ वो भी तो हमारे काम में शामिल था, इवन मास्टरमाइंड तो कहीं ना कहीं वो भी था। अब शीला की इस बात पर अब कविन आलिशा जानती थी कि हाँ शीला जरूर इस मुद्दे को भी उठाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तों में पहले ही कहा था कि अगर उन्हें सजा मिलेगी तो राजीव गुलेरिया, क्योंकि वो भी तो उनका पार्टनर था एक समय, तो उसे भी सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि शीला जानती थी कि राजीव यहाँ पर कविन आलिशा का पिता है, तो शायद वो उन्हें सजा नहीं देगी। लेकिन इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, मिस्टर राजीव गुलेरिया को क्या पनिशमेंट देनी है ये बात मैं नहीं, ये बात अब किंग के हाथों में है, क्योंकि उनका फैसला वो वही करेंगे और उनका डिसीजन हमें भी मंजूर होगा, क्योंकि हम राजीव गुलेरिया का सारा किस्सा उनके ऊपर ही छोड़ते हैं। और हाँ, तब तक किंग अपना डिसीजन नहीं ले लेते हैं तब तक राजीव गुलेरिया रॉयल प्रिजन में ही होंगे। ये सुनते ही तो मानो अब शीला और दमयंती दोनों के ही एकदम से ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो कविन आलिशा की कही हुई इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि वो एक बेटी होने के नाते इतना कड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। और अब उन दोनों को तो यही लग रहा था कि आलिशा को पता है कि उसके पापा राजीव गुलेरिया है, तो वो उन्हें सजा देना तो दूर उनके बारे में सोचेगी भी नहीं। तो लेकिन अब इस बात का और उस बात का फ़ायदा उठाकर वो दोनों आलिशा को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो दोनों अपनी सज़ा भी माफ़ करवा देगी। लेकिन यहाँ तो आलिशा ने राजीव गुलेरिया को किंग के भी हवाले ही कर दिया। इधर दमयंती की नज़र से देखा जाए, दमयंती तो अभी यही सोचती है कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पनिशमेंट तो यहाँ पर राजीव गुलेरिया को ही दी गई है, क्योंकि राजीव गुलेरिया 2 बार उस मरे हुए किंग के हाथों से मरते हुए बचा था। और ये नया किंग जिसे तो पता नहीं आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, वो उसका क्या ही हाल करेंगे, क्योंकि वो सजा किस तरह से देता है उनके बारे में अभी इन्हें कोई आइडिया भी नहीं था। अब दमयंती यही सोचती है कि मुझे महेंद्र ने बताया था कि 12 साल पहले जब कविन आलिशा को जब इन लोगों ने किडनैप किया था तो उस नए किंग ने ही उस समय आलिशा को बचाया था, क्योंकि आलिशा को बचाने के लिए वही आए थे। उस वक्त राजीव के सारे ही फाइटर ने किंग के आगे घुटने टेक दिए थे, और उस वक्त सिर्फ आलिशा को ही नहीं बल्कि उन्होंने उनके साथ साथ कितनी ही लड़कियों को भी बचाया था, जो कि इन लोगों ने उन्हें अपने लिए नहीं कैद किया हुआ था। इधर दमयंती अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब राजमहल में 2 लोग आते हैं। उन्हें देखकर अब अनिका पहचान जाती हैं कि ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि ये तो कैलाश अधिकारी के ही आदमी हैं। उन दोनों आदमियों को देखकर अब अनिका कहती है कि शीला और दमयंती दोनों को ही अपने साथ लेकर जाइए, इनका हिसाब मैं अपने तरीके से करूंगी। अब यहाँ पर ब्लैक कैट की ये बात सुनते ही वो दोनों लोग अभी शीला और दमयंती दोनों को ही वहाँ से लेकर जाने लगे, और अब उन दोनों को कैदियों की तरह पकड़कर अब उन्हें राजसभा से बाहर ले जाने लगते हैं। तो वहीं कमांडर इन चीफ अब महेंद्र को रॉयल प्रिजन की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर जैसे ही अब ये तीनों के तीनों यहाँ से चले जाते हैं तब कविन आलिशा आप सभी से ही कहती है, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा फैसला पसंद आएगा,
क्योंकि शायद आप सब भी मेरे इस फैसले से सहमत हो। आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ये अब कविनालिशा की विनम्रता, इससे ये बात सुनते ही अब वहाँ पर सभी अब उनके लिए क्लैप करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को ही कविनालिशा के इस फैसले के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। क्योंकि पहले भी जब कविनालिशा कोई भी डिसीजन लेती थी तो यहाँ पर उस समय बस एक महेंद्र ही ऐसा होता था जो कि लोगों को यहाँ पर इन रॉयल मेंबर को भड़काने का काम करता था। लेकिन अब महेंद्र को खुद अब सजा मिल चुकी है, इसलिए अब किसी में भी हिम्मत भी नहीं थी। और अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक बहुत ही अच्छा फैसला भी लिया था। एक तरफ जहां वो सभी उनके लिए क्लैप कर रहे थे तो वहीं अनिका को भी अब अपनी बहन के ऊपर काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि आलिशा सच में एकदम से एक रानी के पद के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनमें वो सारी ही क्वालिटीज़ हैं जो एक रानी में होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ अनिका ही नहीं थी, बल्कि उनके साथ साथ आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया और यहाँ तक कि खुद करण गुलेरिया को भी अब कविनालिशा के इस फैसले पर खुशी भी हो रही थी और उनके ऊपर काफ़ी प्राउड भी हो रहा था। क्योंकि उन्होंने इस टफ सिचुएशन में जिस तरह से सब चीज़ों को हैंडल किया था वो उनका लिए प्राउड अब और भी बढ़ा रही थी। यहाँ कविनालिशा अभी अपने मन में ही सोच रही थी कि अगर राहुल ने उन्हें सच में सच नहीं बताया होता तो शायद उन्हें आज यहाँ पर इस भरी राज्यसभा में लतिका की कस्टडी के पेपर को पब्लिकली करना पड़ता। थैंक्स टू राहुल के उसने ये सब करने से रोक लिया और इसमें शायद सभी को फिर पता चल जाता कि लतिका के पिता कौन है। हमें इस सच को कभी भी बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब दुनिया को पता चले कि राहुल ही लतिका के पिता हैं। प्रिंसेस लतिका हमारी बेटी है और हमारी ही रहेगी और बस एक यही सच है, इसके सिवा और कोई भी सच नहीं। इधर धनंजय पीरामल अब जहां एक तरफ कविनालिशा ये सब सोच रही थी तो वहीं धनंजय पीरामल अभी सभी से ही कहते हैं कि आप सभी प्लीज जाने से पहले लंच करके जाइएगा। अब धनंजय की ये बात सुनते ही वो सभी के साथ अब बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं इधर ब्लैक कैट भी अब यहाँ से अपने पैलेस के लिए जाने लगती हैं और वो भी बिना किसी की नज़र में आए हुए। इधर अब कविनालिशा वहां से उठकर राजीव गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं बड़ी रानी अभी वहां पर गेस्ट को अटेंड करने लगती है, क्योंकि राजमहल का ये एक रूल था कि जब तक सारे वीआईपी मेंबर्स राजमहल से नहीं चले जाते तब तक राजमहल से में बड़ी रानी को या कविनालिशा को इनमें से इनके खातिरदारी के लिए वहां पर रहना पड़ेगा। इसलिए बड़ी रानी अभी अपना फर्ज निभा रही थी। इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास जो कि अभी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी बस अब यहाँ राजमहल से जल्द जाना चाहते थे, इससे पहले कि कविनालिशा के सामने वो आ जाए। वो अब कैप्टन सुजैन से मिलकर और उन्हें भाई बोलकर जल्दी से वहां पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कविनालिशा भी अब तक राजीव गुलेरिया के रूम के पास पहुंच चुकी थी। वह रूम के पास खड़े होकर कविनालिशा एक पल के लिए तो रुक जाती है, वो अपने कदमों को रोक लेती है, लेकिन अब क्योंकि उसे पता था कि उसे अब ये डिसीजन लेना ही होगा, इसलिए अब वो राजीव गुलेरिया के कमरे के अंदर आती है। जैसे ही कविनालिशा यहाँ पर राजीव गुलेरिया के कमरे में आती है तो अब राजीव उनसे कहते हैं, हाँ बोलो अब क्या हुआ। अब राजीव की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि अब आप पूरी तरह से ठीक हैं और अब मेरा डिसीजन है कि अब आपको भी जेल में ही रहना होगा। और अब कविनालिशा की इस बात को सुनकर अब राजीव अपनी आंखों को फाड़ते हुए अब बस घूर कर कविनालिशा की ही तरफ देखते हैं, लेकिन अब कविनालिशा उनकी तरफ ऐसे ना देखते हुए वो सीधा ही कहते हैं, एटलीस्ट जब तक आपको जेल में रहना होगा जब तक किंग आपकी पनिशमेंट तय नहीं कर दें, क्योंकि आपकी पनिशमेंट मैं तय नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जिनकी तय करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। आप जिसके लिए कल्प्रिट हैं वो आपकी पनिशमेंट तय करेंगे। अब कविनालिशा की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया एकदम से ही खड़े हो जाते हैं और अब वो खड़े होते हुए कहते हैं,
मुझे मंजूर है तुम्हारा ये फैसला, कहो कहाँ जाना है। ये सुनते ही अब कविनालिशा अपने स्टाफ की तरफ देखती है और उन्हें कहती है कि इन्हें कमांडर इन चीफ के पास लेकर जाइए और इन्हें इनके दोस्त के साथ ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इनका दोस्त भी वहाँ पर इनके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद है। कविनालिशा ने जैसे ही अपने स्टाफ को ये बात कही तो ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया उसे झट से कहता है कि दोस्त का मतलब क्या, कौन दोस्त। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा ने कहा कि कदम कदम पर एक दूसरे का साथ दिया था ना आप दोनों दोस्तों ने, तो बस अब जेल में भी एक दूसरे का ही साथ निभाइएगा, क्योंकि जब यहाँ तक अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव तक तुम लोगों ने इतनी यारी निभा ली तो अब और जेल में भी सही, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को भी साथ में रखना चाहती हूँ। इस बात पर अब राजीव कहता है तुम मुझे ताना दे रही हो और तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी माँ नहीं। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब कविनालिशा कहती है कि आपको तो इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं आपकी माँ होती ना, तो जिस दिन आपने पहला कदम इस दुनिया में रखा था बुराई की दुनिया में, तो इस बुराई की दुनिया में जाने से पहले ही हम आपका कान पकड़कर उल्टे पाव आपको वापस ले आते। हम इस दुनिया में इस बुराई की दुनिया में आपको कदम ही नहीं रखने देते। ये कहते हुए ही कविनालिशा अब वहाँ से गुस्से में निकल जाती है, क्योंकि उसे अब गेस्ट को भी अटेंड करना था और इधर यहाँ पर अब वो स्टाफ कविनालिशा की कमांड के अनुसार राजीव को कमांडर इन चीफ के पास लेकर जाने लगते हैं और कविनालिशा को इस तरह से जाता हुआ बस राजीव उसे हैरानी से ही देखता रहता है। इधर अपने पैलेस के रूम में बैठा हुआ रोहित, जो कि अभी लैपटॉप पर सारी ही मीटिंग को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, अब उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था, क्योंकि मीटिंग अब ओवर हो चुकी थी और वो अब उस लैपटॉप को बंद करने के बाद अब वो अपने ख्यालों में था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अब वो सोच रहा था कि उसे राजीव को सच में माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो अनिका के चाचा भी हैं और कविनालिशा के पापा भी। वो भी उन्हें माफ़ करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। दरवाजे के नॉक की आवाज़ को सुनकर वो अब अपने कदमों को दरवाजे के पास लेकर जाता है। जैसे ही यहाँ पर रोहित अब दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर सामने राहुल खड़ा था। राहुल को इस समय अपने दरवाजे के बाहर देखकर अब रोहित राहुल से कहता है, क्या हुआ है राहुल, सब ठीक तो है ना, तुम इस वक्त यहाँ पर। अब रोहित की इस बात पर राहुल कहता है, क्या है यार ब्रो, पहले अंदर तो आने दो ना। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ ठीक है फिर आओ। और अब अंदर आने के बाद अब राहुल दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो दरवाजे को बंद करते हुए ही कहता है, क्या अनिका और रानी साहिबा ने तुम्हें कुछ बताया है क्या। अब राहुल की ये बात सुनते ही रोहित अब उसे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बताना था उन दोनों को मुझे। और सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि किस बारे में उन्हें मुझसे बताना था, क्या हुआ है, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, मैं कब से तुम्हें और ताऊ जी को ये सब बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तुम दोनों से ही बात नहीं हो पा रही थी। मैं बता नहीं सकता मेरे मन में कितना उथल पुथल मचा हुआ था। राहुल की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुद्दे पर आओ राहुल, कि कहना क्या चाहते हो, बात को इस तरह से मत घुमाओ। इस बात पर अब राहुल कहता है, जब तुम्हें याद है जब हम ताई जी के पीछे पीछे उस गांव में पहुंचे थे ना, तो उनके आदमियों ने हमें वहां पर पकड़ लिया था और उसके बाद हम सभी को उस घर के अंदर लेकर वो सब चले गए थे, क्योंकि हमें उस घर में ही उन्हें कैद किया था। ये कहते हुए ही राहुल अब उस दिन के ख्यालों में चला जाता है जब वो सभी दुश्मनों के बीच में थे और उन लोगों ने वहाँ पर सभी को कैद कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने राहुल को छोड़कर बाकी सबको दूसरे रूम में लेकर चले जाते हैं और वो राहुल को उन सब से अलग एक दूसरे रूम में। अब क्योंकि वो लोग उसे रोहित समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे उन लोगों से अलग कैद किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उन्हें पता था कि रोहित की इन दिनों याददाश्त जा चुकी है, तो अब वो उस रूम में राहुल को एक
जब वो उन्हें वहाँ पर कैद कर कर चले गए थे तो उस रूम में राहुल को एक डिवाइस मिला था जिसे पुराने ज़माने में लोग मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे। राहुल को इसका यूज खुद धनंजय पीरामल ने ही सिखाया था जब वो छोटा था, इसलिए राहुल ने जल्दी से उस डिवाइस को अपने हाथ में लिया और उस टेक्निक को फॉलो करते हुए ही उसने धनंजय पीरामल को अपना एक मैसेज भेज दिया था। और धनंजय को मैसेज भेजने के बाद वो उस डिवाइस को दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। कुछ ही देर में इधर यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा अब जिस कमरे में राहुल को कैद किया गया था उस कमरे में आता है और अब राहुल के सामने आकर अब उसे कहता है, आखिर कैसे प्यार कर सकते हो तुम उस घटिया लड़की अनिका से? तुम्हें याद नहीं है क्या उसने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया था? तुम भूल कैसे सकते हो? अरे जिसने तुम्हारे बेटे के साथ इतना सब कुछ किया फिर भी तुम उसे अपनी जी जान से ज्यादा प्यार करते हो। यशवंत यहाँ पर अब राहुल को रोहित समझकर ये सब कहे जा रहा था तो यहाँ राहुल बस बिना किसी एक्सप्रेशन के बस यशवंत मल्होत्रा को ही देख रहा था और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या कह रहा है। इधर राहुल के एक्सप्रेशन पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, कितना अच्छा प्लान बनाया था राजीव ने उस V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का, क्योंकि बस एक यही जरिया था और सच में हमें भी लगने लगा था कि राजीव के इस प्लान की वजह से हम उस ड्रग तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तो उसने गौतम गुलेरिया को उसकी उम्मीद से भी 10 गुना पैसे देकर उसे खरीद लिया था, जिसकी वजह से गौतम गुलेरिया ने राजीव के कहे अनुसार ही ये सब काम किया था। राजीव इधर रोहित मारवा के जरिए हम उस पावर ड्रग तक पहुंच सकते थे, इसलिए तो पहले हमने उस तक आर्यन को पहुंचाया ताकि वो उसकी माँ से नफरत कर सके और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब रोहित को वहां पर उसका बेटा जमीन में गड़ा हुआ मिला तो उसके बाद से वो उससे नफरत भी करने लगा था। सब कुछ यहाँ पर राजीव के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था और हमने अलेक्जेंडर को भी 15वां डोज देने के बाद उसे रोहित तक पहुंचा देते, क्योंकि हमने यही प्लान किया था कि हम 15वां डोज देने के बाद ही अलेक्जेंडर को उसके पास पहुंचाएंगे। उसके बाद अगला डोज देने के लिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए अनिका गुलेरिया को खुद मजबूर कर देता उस ड्रग के बारे में जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि इससे पहले कि हम अलेक्जेंडर को रोहित तक पहुंचाते, इससे पहले उसे 15वीं डोज लगती, उससे पहले ही मनाली में रिया और आर्यन ये दोनों ही मिल गए थे, क्योंकि इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये दोनों बच्चे आपस में मिल गए और देखो ना दोनों की शक्ल भी सेम थी और उनकी वजह से ही राजीव का फिर पूरा का पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया, क्योंकि इतने सालों से तो सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। और बर्बाद ही नहीं बल्कि वहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया था। तो और ये हुआ कि उस समय क्रिस्टोफर की बहन रश्मि भी उस समय आ गई थी और रश्मि की वजह से ही अलेक्जेंडर उन तक हमारे प्लान के अकॉर्डिंग उससे पहले पहुंच गया, क्योंकि हम अलेक्जेंडर को वहाँ पर 15वां डोज देने के बाद वहाँ उसे भेजने वाले थे, लेकिन वो उस डोज से पहले ही वहाँ पर पहुँच गया। ये सारी ही बातें सुनकर अब राहुल के तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई थी। वो अपने मन में ही सोचता है कि सच में कितना खतरनाक प्लान बनाया था इन लोगों ने। इधर यशवंत मल्होत्रा की सारी बातें सुनकर तो राहुल को मानो सदमा ही लग गया था। यहाँ राहुल अब रोहित को वो सब कुछ बता देता है जो उसने वहाँ पर सुना था। इधर राहुल की ये बातें सुनने के बाद रोहित की आंखों में अब साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर अब राहुल कहता है, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी ब्रो। अगर मनाली में आर्यन और रिया नहीं मिलते ना तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अलेक्जेंडर को लेकर तुमसे क्या कुछ करवाया जा सकता था। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद इधर रोहित अब राहुल से कहता है, क्या अनिका इन सब कुछ बातों के बारे में जानती है? रोहित की इस बात पर अब राहुल कहता है,
हाँ ब्रो, वो अब सब कुछ जानती है और वो यहाँ की क्वीन। ब्रो, तुम्हें उससे मेरा रिवेंज लेना होगा। सी पुस्ट में। ये सुनते ही अब रोहित उसे कहता है, क्या क्या किया है तुमने राहुल? क्योंकि वो अपने आप तो तुम्हें कोई भी सजा नहीं देगी, वो तुम्हें अपने आप कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। पहले मुझे पूरी बात बताओ।